वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये ईवीएस की जो है 4th क्लास है। इसके पहले की 3 क्लासेस जो हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए ईवीएस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। अगर आपका मान लीजिए सीडीपी अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छा है, और लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज भी अगर आपको उतनी अच्छी नहीं है, तो आपका ईवीएस जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो है फैक्चुअल होती हैं जो कि आपको याद करना है 15 नंबर के, और 15 नंबर के आपकी इसमें पेडागॉजी होती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। पहले वाली क्लासेस भी देखिएगा, सीडीपी की भी क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा मैंने कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है देखिएगा। एसएसटी की भी क्लासेस जो है डेली 8 बजे होती है, और डेली मॉर्निंग में एक क्लास होती है 7 बजे और एक दोपहर में होती है। मतलब एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छे से हो रही है। प्लस साथ में मैं आपको स्ट्रैटेजी वगैरह तो बताती ही रहती हूँ, कुछ ट्रिक्स वगैरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, और इसमें से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछता है। और इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से केरल जाने के लिए बैठा, और ये सूरत से जो है 19:45 बजे चली, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी दिया है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। देखिए दूरी इतना दिया हुआ है प्लस समय, और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप इसका सही आंसर नहीं देते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि इसका मतलब पहले की क्लासेस जो है अच्छे से नहीं देख रहे हैं। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को करने को सिखाया था, तो इसका जो है आप मुझे करके बताना। अदरवाइज अगर आपको ना आए तो पूछ लेना, इसका मैं आंसर पूरा डिटेल में समझा दूंगी। बट मैं चाहती हूँ कि इसको जो है आप सब खुद सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़िएगा मत, ये दिखने में तो बड़ा है बट बहुत ही कम समय में हो जाता है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अब देखिए हिंदी भी है इंग्लिश भी है। तो 62 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। मतलब इसमें से कौन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इनका नाम अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसका मतलब आप करंट अफेयर वगैरह नहीं पढ़ते हो, और ये सभी को पता है। कर्णम मल्लेश्वरी, ये क्या है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, उसकी जो फेम है, जो ख्याति है, वो इनको प्राप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। इसमें से बताइए कि कौन सा जो है समूह जो है वो जड़ों का है, मतलब जिसका जो है रूट से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है बीट रूट, पोटैटो, जिंजर। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चुकंदर, आलू, अदरक। दूसरा देखिए कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, ये भी नहीं होगा। तो रूट वाले जो समूह होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जड़ों का समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। मतलब गाजर, चुकंदर, मूली। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूछा, बचपन में आपने देखा होगा कि रूट वाले हम किसके जो है रूट्स जो खाते हैं, और स्टेम वाले जो समूह होते हैं वो बनाइए। तो ये सारी चीज़ें आप बचपन से ही करते आ रहे हो, तो बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना है, गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। और मैंने आपको पहले बताया जो भी आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना आए तो आप उसको तुरंत आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया तो बाद में ये चीज़ें जो है आपको भूल जाएगी। और ये आप नोट करते जाएंगे तो आपका एक खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। और यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि कैसा होगा पेपर, कितने क्वेश्चंस मुझे आएंगे, ये वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये आपको करना चाहिए। तो 64 का, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज़ फाउंड इन। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन जैसे आप सभी के सामने होगा तो रेगिस्तान से आपको लगेगा कि ये तो राजस्थान में ही पाया जाता होगा, बट नहीं, ये गलत है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि ये ओक, रेगिस्तानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ना याद हो तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निपेंथिस अ प्लांट विच हंट्स। निपेंथिस के बारे में जो है मैंने घटपर्डी पौधा जिसे बोलते हैं,
हिंदी में, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी निपेंथिस ही लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में भी निपेंथिस ही लिखा है। तो जो लोग केवल हिंदी ही पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, आप कुछ चीज़ों के जो है नाम याद रखिएगा, क्योंकि निपेंथिस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, घटपर्डी। तो देखिए, बट ये नाम नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से दोनों लैंग्वेज आप देखिए। ये पिछली क्लास में मैंने इसको अच्छे से समझाया था, तो एक बहुत ईजी जो है ये क्वेश्चन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, इसमें से आपको बताना है कि करता है के विषय में जो भी कथन लिखा हुआ है निपेंथिस के बारे में, उसमें से आपको राइट वाला बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये प्लांट जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एंड मेघालय इन इंडिया, और इंडिया के जो मेघालय जो स्टेट है वहाँ पर पाया जाता है। या फिर दूसरा, इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, इसका जो आकार है वो घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो है एक पत्ती जैसा ढका होता है। तो ये दोनों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में निपेंथिस पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और भारत में भी पाया जाता है, मेघालय में। ये पॉइंट अगर किसी को ना पता हो तो नोट कर लेना। दूसरा, जो निपेंथिस होता है, अगर आपने उसका फोटो देखा होगा एनसीईआरटी की बुक वगैरह में, तो इसका आकार जो है वो घड़े जैसा होता है और इसका जो मुँह है वो एक पत्ती से ढका होता है। ये जो है ये पत्ती से ढका होता है। तो ये दोनों राइट है। तीसरा देखिए, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, नहीं, ये गलत है। डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, ये कोई आवाज़ नहीं निकालता है। तो ए एंड बी इज़ राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, ए एंड द बी ओनली, ये हो गया सही। तो देखा आपने 65 का कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नोट जरूर कीजिएगा अगर आपको ना याद हो तो, अदरवाइज आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहेंगे तो भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब ये देखिए 66, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब कुछ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, सब कुछ ही पढ़ना होता है, बट लिमिटेड है। 66 है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी बचपन में भी पढ़ा हो तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने जो है नमक आंदोलन के लिए, आपको पता है कि नमक, क्योंकि पहले जो है उस टाइम पे नमक जो है आप नहीं खा सकते हैं, इस वजह से इसके विरोध में जो है नमक आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। कहाँ से स्टार्ट किया था, दांडी से स्टार्ट किया था साबरमती के आश्रम तक, आपको पता है साबरमती आश्रम तक दांडी से। और दांडी जो है फेमस जगह कहाँ पर है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है गुजरात में। तो जब भी ऐसा दांडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और पूछे कहाँ पर है तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हाई फीवर विद सीवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज, मतलब जब भी आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है जिसमें बहुत ठंड लगती है तो उसके उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बोलते हैं कि सिनकोना पेड़ की छाल से इसको पिलाओ तो बुखार जो है वो उतर जाएगा। तो वो कौन सा ऐसा इसमें से है जिसके लिए जो है बोला जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा, मलेरिया। मलेरिया में जो है सिनकोना जो वृक्ष होता है उसके छाल से बहुत जल्दी से ये जो बुखार वो उतरता है। तो मलेरिया इज राइट। 67 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, और ईवीएस में 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। एक जो मैपिंग जो अभी दूरी वाला आपने देखा, दूसरा जो है डिस्टेंस से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, और एक और पूछ लेगा कि आप इस शहर में, तो उसके सापेक्ष जो है आपको स्थिति बतानी होती है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये 68 वाला भी क्वेश्चन जो है आप वीडियो को पॉज कर देना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका आंसर जो है करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर मैं बस आप सभी को बताती ही रहती हूँ कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और वहाँ से, बट आउटपुट आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आप ये जरूर करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिरऊ इज द डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, और ये चिरऊ जो डांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा हो, यूपी टेट में भी कई बार पूछा है। और इसका नाम याद कर लीजिए, जो चिरऊ नाच है कहाँ के लोग करते हैं, ये डांस कहाँ पर किया जाता है, तो वो है मिजोरम में। याद रखिएगा, मिजोरम इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, नेबरिंग ऑफ तमिलनाडु आर, आप जो है इंडिया का जो मैप है अपने पास रख लेना या फिर दीवार पे ऐसे चिपका लेना, और वहाँ पे आप हर स्टेट के जो है कि उसके जो आसपास के जो राज्य हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कई बार पूछता है कि गुजरात के आसपास में कौन कौन से राज्य हैं। नीचे साउथ का पूछ लेगा, नॉर्थ का पूछेगा,
नॉर्थ का पूछेगा, साउथ का पूछेगा, ईस्ट का, वेस्ट का, तो आप एक बार मैप में स्टेट वगैरह का एक आइडिया रख लेना, जनरल आइडिया कि कौन सा स्टेट जो है, एटलीस्ट ये तो आपको पता हो कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो मैप जरूर देख के जाना, उससे क्वेश्चन एक कंफर्म है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। तमिलनाडु के पास में आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। और ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा हुआ है कि तमिलनाडु के पास में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये हो गया 71। और एनसीएफ से क्वेश्चन चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, सब में पूछता है। एनसीएफ पढ़ लीजिएगा या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीएफ के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं वाला पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पर जो है नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, टू नर्चर द क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब विशेषतः जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जो बच्चे की जिज्ञासा है एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये तो सही है, आपको बच्चों की जो क्यूरोसिटी है, जो इनकी जिज्ञासा है, जो सृजनात्मकता है, उसको आप बढ़ावा देंगे तभी तो बच्चा सीखेगा। ये तो एकदम सही है, ये तो पॉजिटिव चीज़ लिखा हुआ है और हमें तो गलत बताना है। दूसरा देखिए, टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंग्स। मतलब आपको बच्चों को जो है इंगेज रखना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है एक्सप्लोर कर सके। एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। मतलब अवलोकन हो गया, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, वर्गीकरण क्लासिफाई करते हैं, निष्कर्ष जिसमें निकलता है निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक का मतलब होता है जो साइकोमोटर होते हैं, कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। मतलब आप बच्चों को ऐसे काम में बिजी रखो जिसमें बच्चे खुद से करके सीखें, खुद से जो है वो खोजबीन करें, खुद से अवलोकन करें, वर्गीकरण करें। तो इन सब से क्या होगा, बच्चा खुद कर रहा है तो वो तो बहुत कुछ सीखेगा। तो ये तो पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, टू ट्रेन चिल्ड्रेन टू लोकेट एंड कंप्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी प्राकृतिक, जो सांस्कृतिक है एंड जो सामाजिक है, पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करें। तो ये तो सारी चीज़ों की ही बात कर दिया है। तो ये तो एकदम सही है कि सबके बीच जो संबंध है, बच्चों को बोलो कि आप उनको सिखाओ कि वो उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये तो राइट हो गया। 4 देखिए, टू डिवेलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रेन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब पर्यावरणीय जो समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये जो क्वांटिटेटिव स्किल्स है कि एकदम क्वांटिटेटिव मतलब कि प्रिसाइज लिख दिया कि आप बच्चों को के अंदर ऐसी चीज़ें जो है डेवलप करो जिससे कि वो एकदम सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करें। और इसी वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे तो गलतियां करेंगे, एकदम सटीक कोई भी चीज़ नहीं। जैसे कि आप पढ़ाते हो तो आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कोई गलती ही नहीं करेगा। वो गलती करेगा तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं सिखानी है। किसके बेस पे, एनसीएफ के थ्रू। तो ये हो गया इसका, ये गलत है और गलत वाला ही पूछा, इसलिए ये सही है। तो 71 का क्या होगा, 71 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72। अब देखिए 72 का है कि ईवीएस फॉर क्लास 3 to 5 इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास है उसमें 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो क्या इंटीग्रेट करता है, मतलब क्या संकलित करता है। तो चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, कि साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उनके मुद्दा हैं, वो नहीं, ये तो नहीं है। आपको 3 to 5 का जो सब्जेक्ट है बच्चों का, उसमें देखना है। दूसरा देखिए, द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि आपका पूछेगा कि ईवीएस जो होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं। और ऐसा हर बार मैंने जो भी प्रीवियस ईयर कराया है उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि इसमें जो
3 to 5 में जो ईवीएस है सब्जेक्ट, उसमें जो है कॉन्सेप्ट एंड इशूज़ ऑफ साइंस, केवल साइंस नहीं, साइंस का है, सोशल स्टडीज़ भी है एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस है। तो इसमें तीनों सब्जेक्ट लिख दिया है, इस वजह से यही सही है और आप भी ये नाम जो है अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। तो चलिए ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, मतलब पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जो है इसमें से सही वाला आपको बताना है कि ईवीएस के बारे में जो है कौन सी चीज़ जो है इसमें सही है। तो चलिए हम ट्रू वाला फाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम 1 to 5। नहीं, अभी आपको पता है 3 to 5 में पढ़ाते हैं, तो ये तो आप सभी को पता है, तो इसको आप पहले ही गलत कर दीजिए, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, फॉर क्लास 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, मतलब 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो क्या ये सही है? चलिए आगे और देखते हैं। तीसरा देखिए, फॉर क्लासेस 2, 3 and 4 इशूज एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, मतलब 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और हमको किसके बारे में बताना है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, तो ये भी चीज़ नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, 4, फॉर क्लास 1 and 2 कंसर्न एंड इशूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। अभी आपको मैंने बताया कि ईवीएस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होती है। अगर आपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा होगा, देखिए यहाँ पर, यहीं पर लिखा है साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल, ये तीनों होते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहा है, इसमें देखिए कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये भी बात नहीं है, और ये आप जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों में गलत चीज़ लिखा है, इसमें भी इसने इंक्लूड किया है साइंस एंड सोशल साइंस को, इस वजह से ये गलत हो गया, पहला दूसरा। और इसमें हम इनको जो क्लास 1 and 2 के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे सीखेंगे भी नहीं, ये वाली चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो नहीं सीखेंगे। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि क्लास जो पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं आप उनको भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाइए। डायरेक्ट अगर आप उनको ईवीएस पढ़ाने लगेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो जो उनकी भाषा है, मतलब जो भी उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो उनका मदर टंग है, या फिर गणित के माध्यम से भी आप ईवीएस को बहुत आसानी से जो है पढ़ा सकते हैं, और यही एकदम सही है। और पहला देखिए इसलिए गलत हो गया है क्योंकि इसमें लिख रहा है 1 to 5 में जो है इसको सिखाया जाता है। और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया है कि दूसरी, तीसरी, चौथी की कक्षाओं के लिए आप उनसे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाएं, नहीं आपको पहली और दूसरी क्लास में ये करना है। तो ये आप याद रखिएगा, और इसको याद ही रखना क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं समझ में आता है, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74। चिल्ड्रेन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट, मतलब जो बच्चे होते हैं वो ईवीएस को सीखने के लिए, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजने के द्वारा, पर्याप्त समय दिया जाता है। और यह इंगित क्या होता है? आप एक टीचर हो और आप बच्चों को ईवीएस सिखाने के लिए क्या करोगे? उनको खोजबीन करने के लिए आप उनको एनफ टाइम दोगे। तो ये किस तरह जो है इंडिकेट करता है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव में ही क्वेश्चन लग रहा है हमें। मेन स्ट्रेटेजी यही होती है, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है, तो आपको उस हिसाब से पॉजिटिव सबसे बेस्ट आंसर ही आपको चूज़ करना है। तो फिर आपका कभी भी आंसर है वो गलत नहीं होगा। पहला है ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, मतलब आप रट के सिखा दो, ये तो गलत हो गया। दूसरा है ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, केवल आप उनको सूचनाएं के द्वारा ही ईवीएस को सिखाओ, सूचनाएं बस आप बोलते रहें, बच्चा सुनता रहे, उसे कुछ नहीं होता है। तीसरा देखिए ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब जो ईवीएस है वो क्या होना चाहिए? पर्यावरण जो है वो अध्ययन बाल केंद्रित है, या फिर 4 ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अब आपको पता होगा इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ईवीएस जो है वो इस चाइल्ड सेंटर, अगर आप बच्चों को सेंटर में रखकर ईवीएस पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। आपको खुद को सेंटर में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर खुद को सेंटर में रख लेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हर बच्चा जो है किस हिसाब से सोच रहा है, समझ रहा है। बच्चों को सेंटर में रखिए, जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आता है आप उनको वो चीज़ सिखाइए। सबको एक तरह का आपको एक्टिविटी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चे कुछ एक्टिविटी बहुत कर लेते हैं, कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, तो इसलिए बच्चों को सेंटर में रखेंगे तो बच्चा कुछ भी सीख सकता है। और मैंने आपको
आपको बताया है चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। यहीं पर आपको अपना आंसर मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो CDP हो, EVS, हिंदी, पैडागोजी कैसे करना है, पैसेज, हर सब्जेक्ट की मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं। क्लासेस देखते रहिए, एग्जाम तक ईमानदारी से पढ़ते रहिए तो आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। अब आप खुद नोटिस करो ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको कराया है। इसका पूरा मैंने एक पिक्चर जो है आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ है कि थीम कौन से है और कौन से एक जो है टॉपिक है उसमें सब थीम है, सब कुछ मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि इसमें से पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रकरण जो है उसका सब थीम बताइए। तो इसका सब थीम शायद आप सभी को पता होगा। 75 का क्या होगा? एनिमल्स। ये क्या है? थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का सब थीम है? तो इसका हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है, फूड भी नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? सब थीम पूछा है। तो बस आप सभी को आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आप मुझे बताइए कि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको खुद से आ रहे थे, क्योंकि इससे आप खुद अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि आपको और कितनी जो है तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बस ऐसे पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से, आपका सीटेट जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।